यस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। यस, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एक्चुअली पहले मैंने कभी वीडियो डालना स्टार्ट नहीं किया। मैं लगभग 25 साल से टीच कर रहा हूँ और टीचिंग में मेरा बहुत जायंट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इतनी अच्छी, ईश्वर की दया से बहुत अच्छी फिजिक्स मिली है, सब कुछ मिली है। बस ये टेक से भी मैं नहीं था, इसमें इतना लगता था कि हाँ ठीक है यार, ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उतना पढ़ाई नहीं करते, फोकस नहीं करते। ठीक है, मेंटेलिटी होती है, इनर्शिया ऑफ माइंड होता है, जो चीज़ें चलती रहती हैं। फिर भी नए अभी यंग स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि नहीं सर आप वीडियो बनाइए, और ये सारा कुछ अरेंजमेंट, एवरीथिंग, सारा कुछ आई कैन एक्सप्लेन इट कि सारा कुछ स्टूडेंट्स ने किया। बट हमारा मेरा पर्पज है कि मैं अपनी फिजिक्स उनको ट्रांसफर कर पाऊँ। ईश्वर की दया से अगर मैं फिजिक्स उनको ट्रांसफर कर पाया तो भगवान की दया से बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। एक बात मैं कह सकता हूँ कि हर वीडियो में आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन का इजाफा आपको होगा। जेईई में जब आप ये करोगे, आप 25 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग हर वीडियो में एक क्वेश्चन का आपको इजाफा होगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मैं अनर्गल बातें नहीं करूंगा, मैं चीपनेस नहीं कर सकता हूँ और वीडियोस की तरह कि बहुत फालतू बातें करना, वो सब मेरा अपना फितरत नहीं है, वो अपना नेचर नहीं है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बात इंश्योर करते हैं कि हर वीडियो से आपको एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज में ऐड होगा, जो जेईई में जब आप अपियर होगे, एग्जाम दोगे, उस समय आपको वो बेनिफिट करेगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और अभी आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो या फ्रिक्शन वाले पार्ट से हो या सर्कुलर मोशन वाले पार्ट से हो। पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, बेंडिंग और इस टाइप की सब पार्ट से। तो एक क्वेश्चन इससे आता है और पार्ट में और भी है, लेकिन इस चैप्टर से 22, 23, 24, 25 की एनालिसिस करने के पता चलता है एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन आने का इसका उम्मीद है। अगर एक से ज्यादा है तो इट इज रेयर, बट नॉर्मली एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी कम नहीं होता, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वास्तव में 17 से 18 क्वेश्चन अगर जिसमें सही कर लिए, 18 क्वेश्चन जिसके सही हुए, उनको एनआईटी में अच्छी रैंक मिलती है, बहुत अच्छी रैंक मिलती है। तो एनआईटी में तो उनको आराम से मिल जाता है और अच्छे कॉलेज भी मिलते हैं उस एनआईटी में, और ब्रांचेस भी अच्छी मिलती है। तो इसलिए 18 क्वेश्चन अगर अपना टारगेट है तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन के लिए आज ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यस, तो देखिए पुश और पुल, दैट इज अ फोर्स। ठीक है, ये सब आप पॉइंट्स जानते हैं। फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर है। फील्ड फोर्सेस मींस एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये फोर्सेस विदाउट कांटेक्ट एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड फोर्सेस इसे कहते हैं। जो भी जिस भी फोर्सेस की यूनिवर्सल प्रेजेंस होती है उनको फील्ड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। इनके लिए इमीडिएट, जैसे हम किसी को अगर पुश करना चाहें तो ये फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू कांटेक्ट। तो ये फोर्स तो कांटेक्ट के कारण एक्ट करते हैं, इनको मैकेनिकल फोर्सेस भी कहते हैं, और जो कांटेक्ट के कारण एक्ट करते हैं। लेकिन ये फील्ड फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस में नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, और जो भी एक्सटर्नल एजेंट बॉडी पे अप्लाई करता है वो सब कांटेक्ट के कारण फोर्सेस होते हैं, जिनको हम ज्यादातर कंसीडर करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वी ऑल नो दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। एवरी बॉडी हैव टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इट्स स्टेट ऑफ मोशन मींस अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है, विद द सेम स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आप ऑलरेडी जानते हो। इनर्शिया किसका मेजर है? मास का। इनर्शिया अगर व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, या इनर्शिया का अगर मेजरमेंट करें तो वो बेसिकली क्या है? मास है। इनर्शिया तो देखा जाए वास्तव में एटीट्यूड है, बट एटीट्यूड
इनर्शिया कम। इनर्शिया है क्या, बॉडी जो रेस्ट में है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बॉडी पे, तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर मूव कर रही है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ वी ऑलरेडी नो, F is dp by dt that is m into a, तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, F is equal to ma मोमेंटम इज m into v, तो ये आप मोमेंटम ऑलरेडी जानते हो, मोमेंटम की क्यों मोमेंटम वर्ड यूज में आया, क्यों आया एग्जिस्टेंस में, क्योंकि अगर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो देखा गया कि वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है बहुत बात को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों, अगर एक ट्रेन जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से और एक साइकिल जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, दोनों की वेलोसिटी तो 10 किलोमीटर पर आ रही है, बट ट्रेन को आपको एक्सेलरेट कराना भी मुश्किल है और साइकिल को एक्सेलरेट कराना रहना आसान है उसी वेलोसिटी, इवन ट्रेन को रोकना भी मुश्किल है, साइकिल को रोकना रहना आसान है। इसका मतलब वेलोसिटी के साथ मास की भी इंपॉर्टेंस है अगर उसका मोशन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए m into v that is momentum, तो momentum is m into v and rate of change of momentum that is what force। तो इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ध्यान रखना है जो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज यू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ में आप सभी को मालूम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, मींस दो जो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में, न्यूटन्स थर्ड लॉ में देखिए क्या खास बात है कि भाई ये लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, पहली बात आप ये बात बहुत क्लियर कर दे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन ने केवल फोर्सेस जो कांटेक्ट से एक्ट करते उन्हीं के लिए कहा था, और अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं तो ये उनकी इच्छा। न्यूटन ने न्यूटन्स थर्ड लॉ केवल उन्हीं फोर्सेस के लिए कहा था जो कांटेक्ट के कारण एक्ट करते हैं, मींस जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो ठीक है, मैं इसको प्लेटफॉर्म को पुश कर रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट है, या मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूं तो ये फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट, इनके लिए केवल न्यूटन्स थर्ड लॉ कहा था। और ये कहा क्या कहा, जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा रिएक्शन, बट एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश नहीं किया सकते, डिस्टिंग्विश नहीं किया सकते का मतलब कि ये इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं आप कह रहे हो ये एक्शन है, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है दैट इज रिएक्शन, आपकी बात सही है, बट अगर कोई कहता है कि नहीं ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है दैट इज रिएक्शन, ये बात भी सही है। तो एक्शन कौन सा है, रिएक्शन कौन सा है, ये आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। अगर इसको आपने एक्शन कहा तो दूसरा रिएक्शन हो गया, दूसरे ने कहा नहीं ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, वो भी उसकी बात भी सही है। इसीलिए न्यूटन्स लॉ कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम, उनके लाइन ऑफ एक्शन इवन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑब्वियसली ठीक है, एक इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे वो पॉइंट है, एक इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ एक्शन तो चलो ठीक है, एक इस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है इस बॉडी पे, लेकिन वो बेसिकली पॉइंट है सेम ही पॉइंट है। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम एंड दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। और न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस कुछ केस में न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो नहीं करते, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये एक करंट एलिमेंट और ये एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें L क्रॉस B इस पे मान लीजिए अब जैसे इस डायरेक्शन में है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, बाहर हो गई, तो L क्रॉस B, तो L क्रॉस B, L से B की ओर आने पे, यहाँ से इधर की ओर आने पे फोर्स इधर लगा F1 को। ये एक बार जेई का क्वेश्चन था, प्लीज ध्यान से सुनिए, उसने कहा कि ये एक करंट एलिमेंट है, ये भी एक करंट एलिमेंट है, डायरेक्शन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, कहा इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ अकॉर्डिंग क्या आंसर वो करेंगे कि इस पे फोर्स डेफिनेटली इधर लगेगा, अगर इस पे इधर फोर्स है तो इस पे इधर फोर्स है, बट ऐसा
क्या है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो ये ऐसे और ये बाहर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में। उसी तरह इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, एल ऐसे, बी अंदर, एल इधर, बी अंदर, एल क्रॉस बी ऊपर है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये न्यूटन लॉ फॉलो नहीं कर रहे, तो देयरफॉर तो जब कांटेक्ट से कारण फोर्सेस है वही न्यूटन लॉ फॉलो करने के बाउंड है, और कुछ भी है जो न्यूटन लॉ फॉलो कर नहीं सकते। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं आपको, जैसे कई बार लोग कहते थे कि Q1 कूलम्ब्स लॉ में Q1 और Q2 ये इस पे फोर्स अप्लाई करता है, ये इस पे, अरे ये फोर्सेस कांटेक्ट के कारण फोर्सेस नहीं है, कांटेक्ट के कारण क्या है। अब देखिए अगर आप न्यूटन लॉ फॉलो करते हैं तो देखिए क्या कहना चाहिए, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पे एक्सर्ट करेगी फोर्स, तो बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पे एक्सर्ट कर रही है तो इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक्सर्ट करना चाहिए। अरे Q2 तो मास है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मासलेस बॉडी है, तो उस पे क्या एक्सर्ट करेगी फोर्स। अब बताओ कौन सा न्यूटन लॉ। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, कोई कहता है Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो Q2 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो न्यूटन लॉ फॉलो हो रहा है, उसके पास प्रॉपर सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कांटेक्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, तो देयरफॉर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, ये इट इज इररिलेवेंट टू से। आपको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, जो कांटेक्ट्स का होते वही न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वो करने के बाद है और करें, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, क्योंकि साइंस कहता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो उसको हम लॉ मान लें, ऐसा नहीं है, इट इज मे बी लॉ तब माना जाता है जब उस तरह के सारे केसेस को एप्लीकेबल हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो न्यूटन ने अपना न्यूटन्स लॉ फील्ड फोर्सेस के लिए नहीं कहा था, केवल फोर्स which are acting due to contact, इसके लिए केवल कहा था, और करे न करे इसके लिए उन्होंने बाउंड नहीं किया। जैसे एटवुड मशीन देखिए, तो एटवुड मशीन में आपको मालूम है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको बता दूं। एटवुड मशीन पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो दिस इज इंटरेस्टिंग वन। जैसे बहुत ही सिंपल कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये 2 kg है और ये 5 kg है, तो उसमें यही पूछ लिया कि ये बताओ भाई कि दो ही क्वेश्चन से बनते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये 2 kg स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाएगी, और 5 kg स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाएगी, 5 kg ज्यादा स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगी या 2 kg ज्यादा लगाएगी। तो देखिए नॉर्मल स्टूडेंट यही सोचेगा कि 2 kg इस पे कम लगाएगी, 5 kg वाली ज्यादा लगाएगी, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे, स्ट्रिंग के इस एंड पे ये जो फोर्स अप्लाई करेगा और 5 kg भी जो ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये दोनों सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। और 2 kg भी स्ट्रिंग को उतने ही फोर्स से खींचेगी, 5 kg बॉडी भी स्ट्रिंग को उतने ही फोर्स से। अच्छा ये भी मत समझिए कि 2 kg 2g फोर्स से खींचेगी, नो, स्ट्रॉन्ग 5 kg 5g फोर्स से खींचेगी, ऐसी बात भी सही नहीं है। अच्छा एक बात आप देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम ही होगा कि ये स्ट्रिंग है, इस एंड पे और इस एंड पे दोनों पे फोर्सेस क्या होना चाहिए, सेम। क्यों, स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसलिए F और F पे नेट फोर्स 0, तो इसलिए इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे सेम फोर्स होगा। अच्छा दूसरी बात समझिए कि ये इधर 5g है और इधर F है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, और इधर 2g है और इधर क्या है, F है, और इसका एक्सेलरेशन a है। तो इस बात को ध्यान समझिए, ये स्ट्रिंग पे F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, F फोर्स खींच रहा है, इसलिए स्ट्रिंग बेस को F फोर्स से ऊपर खींच रही है, F फोर्स से ये बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब F इज ग्रेटर देन 2g, F ग्रेटर देन 2g, और ये बॉडी नीचे जा रहा है, इसका मतलब F लेस देन 5g है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 2a इज
इक्वल टू इट इज एफ माइनस 2g एंड यहाँ से आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 5g माइनस एफ। सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 5g माइनस 2g दैट इज 3g अपॉन 7। तो और टेंशन F की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट F एज F की वैल्यू आ जाएगी इट इज 2g प्लस a 2 टाइम्स g प्लस a इट इज 3g by 7 तो 2 टाइम्स g प्लस 3g by 7 into 2 तो ये हो जाएगा 10 20g अपॉन 7। ये देखिए F अगर ये 21 होता 21 अपॉन 7 3g होता तो आपका जो क्वेश्चन था कि ये 2 kg कितना फोर्स लगा रहा है, तो 2 kg 20g by 7 लगा रहा है, मोर देन इट्स वेट 2g से ज्यादा, जबकि 5 kg इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स लगा रहा है, दिस इज योर लेस देन 5g। तो ये दोनों सेम फोर्सेस लगा रहे हैं। अच्छा, इसी बात पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी ने बनाया था, वो क्वेश्चन ये था, जी का क्वेश्चन ये था, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। उन्होंने कहा कि भाई देखो ये m मास है और यहाँ पर 2m मास है और ये आपका इट इज m मास, it is m mass, it is m mass और इसमें एडिशनल फोर्स है, दिस इज mg और इस केस में m mass है और यहाँ पे फोर्स है, दिस इज 2mg। इस केस में एक्सेलरेशन a1, इस केस में एक्सेलरेशन a2 और इस केस में एक्सेलरेशन a3 था। उन्होंने केवल ये कहा था a1, a2 और a3 का ऑर्डर बताओ, a1, a2 और a3 का ऑर्डर। तो भाई ये देखो यहाँ पे 2mg है, ये फोर्स 2mg है, सबसे ज्यादा फोर्स है। देखिए पिछले केस में जो आपने देखा था F कितना है 20g by 7, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 5 into 2 वास्तव में ये इस तरह की बात है 2 times m1 m2 अपॉन m1 plus m2g, ये इस तरह की बात है। क्यों, चेक कर लो 5 into 2 5 into 2 10 अपॉन 7, 5 into 2 10 10 into 2 20 20 अपॉन 7g, तो इस तरह की बात है F। तो ये टेंशन या F दोनों सेम ही बात है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो टेंशन कितना हो गया, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, स्ट्रिंग की एक पे जो अप्लाइड फोर्स होता है वही टेंशन होता है, तो यहाँ पे तो 2mg हो गया, बट यहाँ पे टेंशन कितना आएगा जो इसको फोर्स को खींच रहा है। अभी आपने कहा तो ये इसमें जो पुलिंग फोर्स आएगा दैट इज 2m स्क्वायर अपॉन 3m, दैट इज 2mg by 3 आएगा। ये पुलिंग फोर्स 2mg by 3 है, तो ये फोर्स काफी कम है। यहाँ पे पुलिंग फोर्स 2mg, ये पुलिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पुलिंग फोर्स कम है, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन a3 होगा। a3 will be greater than a2 will be greater than a1। पहले ये दोनों केसेस बात करेंगे क्योंकि इन दोनों के ये मिड का केस है, एकदम एग्जैक्टली मिड है। यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये 2mg फोर्स है तो स्ट्रिंग में टेंशन 2mg है, तो 2mg फोर्स से इसे ऊपर खींचोगे, m मास को 2mg फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स खींच रहा है वो कितना, अभी आपने बताया 2m1 m2 upon m1 plus ये 2mg by 3 फोर्स आएगा, तो ये फोर्स उतना ज्यादा नहीं है। दिस इज 2mg, it is 4 by 3m, 4 by 3mg, it is 4mg by 3, sorry, क्योंकि आपने कहा था ना टेंशन कितना आ रहा था 2m1 m2 अपॉन व्हाट m1 प्लस m2 into g, m into 2m, तो ये 4m स्क्वायर अपॉन 3m, तो 4mg by 3। यहाँ पे पुलिंग फोर्स 4mg by 3 और यहाँ पे 2mg है, ये बहुत ज्यादा फोर्स है इन कंपैरिजन टू दिस। ये सबसे ज्यादा इसके एक्सेलरेशन इसमें सबसे कम, ये इन बिटवीन का केस है।
इसमें मास भी है, फोर्स भी है। यहाँ पे केवल फोर्स है, यहाँ पे केवल मास है, इन बिटवीन केस है। तो देख ये जेई का क्वेश्चन था और जेई के इस तरह क्वेश्चन जेई मेन में रिपीट हो जाए कोई खास बात नहीं है, इट इज वेरी नेचुरल। तो ये एक पॉइंट था। चलिए आगे चलते हैं। मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, ठीक है भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि एनवायरमेंटल बॉडीज कांटेक्ट में है। तो इस केस में ये M1 और M2 बॉडीज कांटेक्ट में है और इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन लगाओ कितना हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा ना। एक ही सिंगल बॉडी, ये एक पॉइंट बहुत क्लियर रखना चाहिए। दो बॉडीज को सिंगल बॉडी कब ट्रीट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो तभी आप सिंगल बॉडी कांटेक्ट, सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर जरा भी रिलेटिव मोशन होता है तो आप दोनों को एक सिंगल बॉडी ट्रीट नहीं कर सकते। सिस्टम मान सकते हैं, सिस्टम इज डिफरेंट थिंग, बट सिंगल बॉडी तभी मान सकते हैं जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन। अब बताओ इस पे फोर्स कितना होगा, पूछेंगे इस पे कितना मल्टीप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली 1 F डैश, F डैश बताओ कितना होगा, M2 into A, F into M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये ठीक है, ये फोर्स आप बता सकते हो। फिर टेंशन एट ए पॉइंट, देखो भाई ये भी आप आराम से बता सकते हो। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप खींच रहे हो नेट फोर्स से, L लेंथ है, यहाँ पे टेंशन बताना है। तो आपको सिंपल सी बात समझना चाहिए कि यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वही इस पार्ट को खींचेगा। तो अगर हम इसकी लेंथ हम x ले लें तो ये लेंथ कितनी हो गई, पहली बात एक्सेलरेशन कितना हो गया, F अपॉन n, अगर पूरी बॉडी का मास n है। अब बताओ इस पार्ट की लेंथ कितनी है, L माइनस x, तो इसका मास कितना हो गया, L अपॉन L इंटू L माइनस x इंटू A, यही टेंशन हो गया। तो टेंशन की वैल्यू हुई M बाई L इंटू L माइनस x इंटू F बाई M, इट इज F इंटू L माइनस x अपॉन L, दिस इज योर टेंशन। तो ये टेंशन हो गया, तो ये आराम से देख सकते हो, यही आपका ये है। सीधी सी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई फॉर्मूले सामने जरूरी नहीं आपको फॉर्मूले याद रहे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होना चाहिए। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे टेंशन क्या है, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वही इस पार्ट को एक्सेलरेट कराएगा। तो एक्सेलरेशन आपको मालूम है, मास मालूम है, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है आपका टेंशन। ठीक है, अब इस पार्ट में ये स्प्रिंग फोर्स को देख लीजिए। स्प्रिंग फोर्स को, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर आप जैसे ये स्प्रिंग है तो नॉर्मली आप ये जानते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जैसे F इज इक्वल टू kx, k आपको मालूम है कि k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट मिसलीडिंग टर्म है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट एक गिवन लेंथ ऑफ स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है। अगर उसकी स्प्रिंग को 2-3 पार्ट में काट दो, स्ट्रेच करने की बात नहीं कर रहे, काट देने की बात कर रहे हैं, 2-3 पार्ट उसके कर दो, तो हर पार्ट का अलग-अलग स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। मींस स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो एक स्प्रिंग लॉ है, वो क्या है, K into L is constant। देख लीजिए इस पॉइंट को समझ लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि इसको हमने 2:3:4 में डिवाइड किया, मतलब इसकी लेंथ जो है उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया, एक पार्ट 2 यूनिट, एक पार्ट 3 यूनिट लेंथ, एक पार्ट 4 यूनिट लेंथ। तो सीधी सी बात है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 + 3 + 4, that is 2 + 3 5 + 4 9, so therefore K into 9 is equal to, अब बताओ इस पार्ट का स्ट्रेन कांस्टेंट, that is K1 into 2, दूसरे पार्ट का K2 into 3, तीसरे पार्ट का K3 into 4। What is K1? K1 is 9/2K
and K2 is what 3K and K3 is 9 by 4A. yes फिर से मैं बताना चाहूंगा this is very important rule KL constant and इसकी natural length है unstretched लेंथ बढ़ाने वाली बात नहीं है F is equal to KX में ये X स्ट्रेच या कंप्रेशन था वो सब बातें नहीं है आपने ये नेचुरल लेंथ है तो अगर आपने स्प्रिंग को दो पार्ट तीन पार्ट में काट दिया या दो तीन स्प्रिंग ऐड कर दी उसकी नेचुरल लेंथ बढ़ जाएगी नेचुरल लेंथ बढ़ जाएगी तो K कम हो जाएगा नेचुरल लेंथ कम हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा बस स्केल कांस्टेंट ये ध्यान रखिएगा कैसे इसको यूज करते हैं 2 to 3 to 4 मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल लेंथ 9 ले लो इस पार्ट की लेंथ 2 इस पार्ट की 3 इस पार्ट की 4 तो बस K into 9 is given into ये you must be very clear about this point yes cutting springs and string yes this is very good point ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कैसे वर्क करता है जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये आपका एक स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है ये एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग ये इस पर टेंशन T1 और इस पर टेंशन T2 ठीक है और मान लीजिए कि कुछ सिंपल से एंगल दे देते हैं मान लो 30 70 ठीक है तो आप ये देखो भाई अगर T1 और T2 की वैल्यू जानना चाहता है तो ये आराम से आप बता सकते हो ये एंगल 37 है तो T1 cos 37 T1 Cos 37 P for आप से ट्रायंगल बनाने के लिए 3 4 5 it is 37 cos 37 is 4 by 5 T1 into 4 by 5 this will get balanced by NG से बैलेंस हो जाएगा और T1 का sin 37 3 by 5 this get balanced by what T2 तो ये बोलो T1 की वैल्यू कितनी आ गई T1 की वैल्यू आ गई 4 by 5 NG सॉरी T1 की वैल्यू आ गई 5 by 4 8 और T2 की वैल्यू आ गई इसका 3 by 5 तो 3.5 means 3 by 4 8 ठीक है अब बताइए T1 आ गया अब इंटरेस्टिंग बात अब शुरू होती है अभी तक आपने क्या किया T1 का जो वर्टिकल नंबर है NG से बैलेंस किया T2 ओवर द फोर्स बैलेंस की होगी अब क्वेश्चन क्या है अब देखिए जी अब क्वेश्चन जवाब से स्टार्ट होता है उसका फिर अब स्टार्ट होता है वो कहता है ये स्ट्रिंग Burn. कर दी गई दिस स्ट्रिंग इज बर्न ये स्ट्रिंग जो है उसने जला दिया ये जला दिया ये कट गया अब फ्रेंड इमीडिएटली व्हाट इज द टेंशन T1 तो देखिए पहले T1 की वैल्यू कितनी थी 5/4 है अब टेंशन कितना होगा देखो भाई अब तो इमीडिएटली टेंशन चेंज हो जाएगा तो यही बता रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जाता है अब देखिए कैसे बात सुन लो अब देखो आपको क्या करना है भाई ये जो अब ये बॉल ऐसे जाएगी अब ये बॉल इस तरह से जाएगी मींस इस पाथ में जाना चाहेगी इस पाथ पे जाना चाहेगी तो मतलब ये बॉल बात वास्तव में सर्कुलर पाथ पे जाना चाहिए सर्कुलर पाथ पे इधर एक्सेलरेशन होता है mv स्क्वायर में जा और इधर होता है इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है मींस इधर नेट फोर्स होगा mv स्क्वायर बाय हाफ इधर नेट फोर्स होगा n dv by dt अब आप ये बताओ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय हाफ इस मोमेंट पे इनिशियल मोमेंट पे v क्या है 0 है mv स्क्वायर बाय हाफ क्या होगा 0 इस पे रेडियल फोर्स 0 होगा लेकिन इस पे टेंजेंशियल फोर्स होगा इधर इसमें फोर्स होगा इधर फोर्स जीरो होगा दिस इज द वेरी क्यू ऑफ दिस क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है आप ये बताओ आपने कहा कि ये तो ये mg है तो ये एंगल कितना है 37 है तो ये mg ये 37 तो mg cos 37 तो यहाँ पे T1 की वैल्यू हो जाएगी mg cos 37 व्हाट इज cos 37 इट इज 4/5 तो अब हम 4 mg by 5 दिस इज न्यू T1 एंड नाउ पहले T1 कितना था 5/4 अब मेरा T1 कितना है
ये बताओ ये तो चलो ठीक है, तुमने तो किया स्ट्रिंग में टेक रही इमीडिएटली फिर जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे ये छूटेगा तो अब ये सर्कुलर पाथ पे है सर्कुलर पाथ पे दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाय r होती है, तो v is 0, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज dv by dt, तो ये आपको तो टेंजेंशियल होगा, सेंट्रीपिटल इज 0। दिस इज द क्लियर ऑफ द क्वेश्चन। यही ये बता रहा है कि भाई अगर कहीं पे स्ट्रिंग कट होगी तो इमीडिएटली टेंशन चेंज जाएगा, बट स्प्रिंग में इमीडिएटली टेंशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग में टेंशन F is equal to kx होता है, उसके एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। एक्सटेंशन या कंप्रेशन इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज जाएगा। तो यह यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह दिया था कि अगर इसी क्वेश्चन में कह रहे थे हम कि भाई ऐसा है कि ये आप यहाँ पे ये आप ले लीजिए ये आप स्प्रिंग ले लीजिए और यहां पे स्ट्रिंग ले लीजिए। अब इस ये एंगल 5.7 करिए, अभी इसमें जो टेंशन और इसमें टेंशन आया था वो सब वही आएगा जो पहले टेंशन। अब अचानक इस स्ट्रिंग को जला देंगे, अब इस स्ट्रिंग को जला देंगे तो अब जैसे ही आप इसको जलाओगे कहेगा व्हाट इज द इमीडिएट टेंशन इन द स्प्रिंग, इमीडिएट टेंशन इन द स्प्रिंग विल नॉट चेंज, जो था वही रहेगा। वो आपको मालूम नहीं है T1 का cos 37 कितना है 4/5, दिस इज व्हाट nt, तो ये T1 की वैल्यू कितनी है 4/5 nt। आप इस स्ट्रिंग को जला भी दीजिए तब भी इमीडिएटली टेंशन यही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछेगा लेकिन ट्रिकी होंगे और इतना उसमें स्कोप होगा कि स्टूडेंट उसमें गलती कर सके। भाई स्प्रिंग का केस दे दिया, उसमें बर्न इस स्ट्रिंग को बर्न कर दो तब भी इसमें टेंशन नहीं चेंज होगा इमीडिएटली, बट अगर यही स्ट्रिंग हो इस स्ट्रिंग को बर्न कर दो, इस स्ट्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज रहेगा। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। अब हमने ये बात कही इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखो भाई न्यूटन्स लॉ वास्तव में इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। और एक बात और बता दें, ठीक है नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको यूज करना आना चाहिए, बट जितनी भी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं सब कोई स्यूडो फोर्स विदाउट यूज किए हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। स्यूडो फोर्स मेथड गलत नहीं होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, बट खासकर देख रहे तो ठीक है, बट ये एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं दे डू नॉट प्रेफर कि स्यूडो फोर्स मेथड स्टूडेंट बहुत ज्यादा उसको एनकरेज नहीं करते वो, क्योंकि एक्चुअली क्या रीजन था, न्यूटन साहब ने नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को यूज करना अलाउ नहीं किया था। हम यूज करते हैं आज की डेट में, इट इज नॉट रॉन्ग, बट न्यूटन साहब स्यूडो फोर्स को, उनकी एग्जिस्टेंस को, उसकी एप्लीकेशन को कभी भी प्रेस नहीं किया। वो तो साफ कहते थे नॉन नेचुरल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं। आज भी क्वेश्चन आता है, क्या नॉन नेचुरल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड है? नो, नॉन नेचुरल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं। हम अप्लाई करते हैं वो न्यूटन्स लॉ टाइप का ही दिखता है, लेकिन वो न्यूटन्स लॉ नहीं, क्योंकि न्यूटन ने साफ कह दिया न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, ठीक है। नॉन इनर्शियल में भी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में, और ये तो आप जानते ही हैं आई थिंक कि भाई ये है, अगर ये आपका एक लिफ्ट है, एक एक्सेलरेशन से जा रहा है और आप यहाँ पे एक ये है एक ब्लॉक, इसमें टेंशन कितना होगा, तो ये तो ठीक है, ये आपको मालूम ही है, इधर टेंशन T होगा, इधर क्या होगा nt, और ये एक्सेलरेशन डेफिनेटली a, क्यों इसके साथ जा रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन a है, व्हाट इज n into a, दिस इज व्हाट
t माइनस एन जी। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, m टाइम्स a प्लस g। तो ठीक है, इसको कई बार g फैक्टर बोल देते हैं, तो ठीक है। और इसी तरह ये एक्सेलरेशन ऊपर में जाएगा, a से डाउन बढ़ जाएगा, इट इज g माइनस a हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है कि ठीक है कि अगर ये मैन है, ये लिफ्ट वे है, तो इसका a एक्सेलरेशन है। व्हाट इज इफेक्टिव g? इफेक्टिव g इज g प्लस a। और अगर यहाँ पे एक मैन ऐसे लिफ्ट वे है जिसका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, व्हाट इज इफेक्टिव g? इट इज g minus a। I know you know it well, therefore इस पॉइंट को और ज़्यादा हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना जरूरत है। तो ये स्पेशल केसेस a is equal to g हो जाए तो ऑब्वियसली वेटलेसनेस स्टेट हो जाती है। कंस्ट्रेंट रिलेशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये जरूरी है बताना। दोनों ही मेथड से आपको बताता हूँ, दो मेथड से इसके, जैसे मान लो हमने एक मास ये ले लिया, एक मास ये ले लिया, एक मास ये ले लिया और एक मास ये ले लिया, ठीक है। ये चार मासेस ले लिए, ठीक। ये m1 मास है और ये m2 मास है, ये m3 मास है और ये m4 मास है। तो देखो भाई, इसका एक्सेलरेशन a1 ले लिया, इसका एक्सेलरेशन a2 ले लिया, इसका एक्सेलरेशन a3 ले लिया, इसका एक्सेलरेशन a4 ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो देखिए एक पॉइंट समझिए, ठीक है। और एक पॉइंट आपसे समझ लीजिए ध्यान से कि एक कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई करने के दो तरीके हैं, लेकिन दोनों ही तरीके आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि कौन सा मेथड आपको किस समय क्लिक करे इसका कुछ नहीं कहा सकता, इसलिए पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूं कि ये x ले लिया, फिक्स पोजीशन से किसी भी ब्लॉक जिसका जो मूव कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जानना है, उसकी फिक्स पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रिंग की लेंथ को कंसीडर करो, वो वेरिएबल है। x ले लिया, जैसे मतलब ये पुली है, ये भी मूव करेगी, इसके लिए y ले लिया, और ये भी ब्लॉक है, इसके लिए हमने ये मान लो z ले लिया, दिस इज z, ये पुली भी मूव करेगी, ये w ले लिया और ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है, इसी फिक्स पोजीशन से इस लेंथ को b ले लिया, इस फिक्स पोजीशन से इस लेंथ को q ले लिया, ये लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली बात ये मैकेनिकल मेथड से हो सकता है ये मेथड आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन बच्चे आपको बेसिक मेथड जरूर जानने चाहिए। शॉर्टकट मेथड जो बच्चे जानते हैं, कई बार वो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहीं न कहीं फंस जाते हैं, इसलिए पहले बेसिक मेथड जानिए। ये x है, ये y है, x प्लस y इट इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट भाई? ये बताओ, ये ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो कांस्टेंट रहेगी, इसमें ये पार्ट कांस्टेंट लेंथ है, ये स्ट्रिंग का कुछ पार्ट इसमें भी रैप्ड है, वो कांस्टेंट है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। कांस्टेंट लेंथ अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होकर 0 ही हो जाएगी, ठीक है। x प्लस y इज कांस्टेंट। अब देखो ये लेंथ कितनी है, हाउ मच दिस लेंथ, तो आप ध्यान से देखो, ये लेंथ z है और ये लेंथ आपकी y है, तो दिस लेंथ इज z माइनस y प्लस, और ये लेंथ कितनी है, दिस इज w एंड दिस इज y, therefore it is w minus y is constant, so therefore z plus w minus 2y is constant। एक रिलेशन ये और एक रिलेशन देखिए इसकी, ये लेंथ कितनी है, तो ध्यान से देखोगे ये लेंथ है q minus w और ये लेंथ कितनी है, this is q minus w and this length is what, sorry ये लेंथ है p minus w, तो p minus w ये लेंथ p है and this is your w, therefore p minus w this length and this length is q minus w, ये q लेंथ है, ये w है, is q minus w,
इट इज कांस्टेंट। अब इन तीनों इक्वेशन से आपको जो भी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने डिफरेंशिएट किया तो dx by dt प्लस dy by dt इज 0, मतलब इसका इस ब्लॉक और इस पुली के एक्सेलरेशंस का सम 0 होगा। ऑब्वियसली दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 नहीं होता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो डेफिनेटली ये पुली ऊपर जाएगी विद द सेम एक्सेलरेशन। इनसे आप सॉल्व करके चीजें फाइंड कर सकते हो। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन में, वो कहता है इसके और इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन देखो। तो ध्यान से देखो वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है x, वो चाह रहा है आपका x के बाद z, और चाह रहा है फिर p, और चाह रहा है q, ये रिलेशन चाह रहा है। तो कुल मिला के वो y नहीं चाह रहा है। तो ये बताओ इससे y गैप कर रहा है तो क्या करें, इस पे 2x, अच्छा 2x प्लस देखिए 2x प्लस z प्लस w, ये क्या है? कांस्टेंट। अब मान लीजिए ये रिलेशन देखिए p प्लस q माइनस tw, हमें w भी नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से, you will get 4x प्लस 2z प्लस ये w माइनस 2w प्लस 2w चला जाएगा प्लस p प्लस q, दिस इज कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करो दो बार, x का डिफरेंशिएट dx by dt, फर्दर डिफरेंशिएट d square x by dt square। अल्टीमेटली ये आ जाएगा 4a1 प्लस 2a2 प्लस 2a2 प्लस योर इट इज, इसके लिए p टर्म है प्लस a3 प्लस a4, दिस इज 0। ये रिलेशन आराम से आपको आ जाएगा। इससे बहुत सारी x का डिफरेंशिएशन करें, y का डिफरेंशिएशन करें, तो इनकी वेलोसिटी में रिलेशन देता है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि हमने फिक्स प्लेस से इनके डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल्स लिए, ठीक है। अच्छा देखिए एक बहुत मेथड है इसका, वो भी हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे। वो मेथड है आपका दैट इज वर्चुअल वर्क मेथड। वो क्या कहता है कि भाई ठीक है f डॉट x 0 होता है, तो ये कहेगा कि ये जो टेंशन फोर्सेस हैं, ये ऑब्वियसली इंटरनल फोर्सेस हैं, इनका वर्क डन 0 होगा। क्यों, क्या इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 होता है? ऐसा नहीं, जिसमें स्ट्रिंग में दो पार्टिकल्स कनेक्टेड है, उनके बीच में स्ट्रिंग के दो एलिमेंट्स के बीच में गैप चेंज नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो टेंशन फोर्सेस हैं ये कोई वर्क नहीं करेंगे। लेकिन जिनमें जैसे बॉम्ब का एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो इंटरनल फोर्सेस वर्क करते हैं, बट यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करते। इसलिए शॉर्टकट मेथड हमारा बहुत अच्छा काम करता है कि यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन भी T है, और यहाँ पे टेंशन डेफिनेटली बताओ क्या है 2T, और यहाँ पे 2T, तो यहाँ पे कितना 4T, और यहाँ पे भी कितना 4T, ठीक है। अब ऐसा है 4T का A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, 4T का A1 के साथ करो, क्यों डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो? अरे भाई f डॉट s 0 होगा, s की वैल्यू क्या होगी, हाफ t स्क्वायर होगी, s इज इक्वल टू हाफ t स्क्वायर। तो t का टर्म छोड़ दो ना, क्योंकि सबके लिए हाफ t स्क्वायर हुआ तो हाफ t स्क्वायर तो कॉमन टर्म हो गया ना। तो अल्टीमेटली 4t का A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस 4t A1, नेक्स्ट इज ये यहाँ पे 2t है, A2 नीचे है, तो इट इज माइनस 2t A2, यस, और ये t ऊपर है, A3 नीचे है, इट इज माइनस t A3, फिर यहाँ पे t ऊपर A4 नीचे, माइनस t A4, दिस इज 0। तो ये देखिए अल्टीमेटली यहाँ से क्या आ गया 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4, इसको वर्चुअल वर्क मेथड्स भी कहते हैं। तो ठीक है, इससे बहुत जल्दी रिलेशन आ जाता है, इज गुड, बट हमें एक्चुअल मेथड्स भी जानने चाहिए, इसको भी डिटेल में इसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। अभी टाइम लिमिटेशन भी फैक्टर है, इसलिए हमें आगे चलना पड़ेगा। यहाँ से अब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन में देखिए, फ्रिक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट आइदर अपोज द रेडियल मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस और टेंडेंसी ऑफ रेडियल मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट
रिलेटिव मोशन नहीं है बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो वो उसका भी अपोज करेगा। जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करना, दिस इज डायरेक्ट फ्रिक्शन। और रिलेटिव मोशन तो नहीं है बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, उसका अपोज करना, दैट इज द रूल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आप जानते हो। तो ठीक है, एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो, दिस इज म्यू टाइम्स एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को हम मान लो 5 kg की बॉडी है, तो म्यू की वैल्यू है 0.4, ओके 0.4। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वास्तव में 5G है, ठीक। अब आप देखो यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल, दैट इज म्यू एन, एन इज 5G, इट इज 0.4 into 5G, 50 into 0.4, दिस इज 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। अगर आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, इस पे फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा, 10। 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी, उसको बोलते हैं जस्ट स्लाइडिंग स्टेट, मतलब अब हवा भी अगर चलेगी तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। दिस इज योर स्टेट। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अरे भाई म्यू टाइम्स एन क्यू, एन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो गया। अगर तुम एफ फोर्स ऐसे लगा दो तो सीधी सी बात, इधर एफ cos थीटा, इधर क्या एफ sin थीटा, यहाँ पे एनजी है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनजी माइनस एफ साइन थीटा। देखिए नॉर्मली नॉर्मल रिएक्शन एनजी होता था, अब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है दैट इज म्यू टाइम्स एनजी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखिए व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज। आप कहोगे इसमें क्या सारा एडवांटेज है, नो। अगर किसी बॉडी को इस तरह से खींचते, इसको पुल बोलते, इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी नहीं कि पूरा एडवांटेज है, नहीं, ये सब गलत बात है। देखिए क्या एडवांटेज है, जब तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो जो पहली फोर्स है जो उसको वास्तव में स्लाइड कराना चाहता है वो एफ cos थीटा हो गया, वो एफ से कम हो गई, तो ये डिसएडवांटेज भी है। लेकिन एफ sin थीटा में नॉर्मल रिएक्शन को कम कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन कम होने से जो पहले म्यू एम की फ्रिक्शन होता था, अब एब्लेबल फ्रिक्शन कम हो गया, एब्लेबल फ्रिक्शन कम हो गया, बॉडी एब्लेबल फ्रिक्शन कम हो गया, तो लेकिन जो स्लाइडिंग के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो भी कम हो गया। तो दोनों ही फैक्टर है, इसलिए बताओ यही क्वेश्चन होता है किस एंगल पे फोर्स अप्लाई करें सच दैट कि हमें कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़े। तो देखो मिनिमम फोर्स कितना होता है, मिनिमम फोर्स होता है इट इज म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये होता है। और इसके लिए थीटा बताओ क्या होता है, इट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो ये भी एक मिनिमम फोर्स होता है, ये आप डिराइव कर सकते हो। तो आप कैसे डिराइव करें, तो कैसे डिराइव करने के लिए F cos थीटा, F cos थीटा और ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू टाइम्स इट इज mg माइनस F sin थीटा। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी म्यू mg ओवर cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो ये F की, अभी इसी F की आपको मिनिमम वैल्यू करनी है, तो बस इसी टर्म को मैक्सिमम कर लो। आपको मालूम है मैक्सिमम करने के लिए मैथमेटिक्स में फंक्शन होता है, पाई को मैक्सिमम करना है तो dy/dx 0। तो ये आप इस cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो वही ये हमने लिखा है। तो और ये किस थीटा पे अप्लाई करना चाहिए, tan इनवर्स म्यू। तो ये एक पॉइंट है, ये सारा आप कर सकते हो। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। भाई ये बात आप समझो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे पहले तो ये जानो कि पूरे ब्लॉक को आपने रख दिया, ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा अपने आप। तो भाई देखो सीधी सी बात है, इधर mg sin थीटा है जो इसको स्लाइड कराना चाहता है, और इधर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन
if mg sin theta is greater than friction, if mg sin theta is greater than F max, then body will slide. Then body will slide. तो अब बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? इधर क्या है? mg cos थीटा और इधर तो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. तो ये mg sin थीटा is greater than mu times it is mg cos theta. भाई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg cos theta होगा. तो tan theta if it is greater than mu, तो सीधी सी बात tan theta greater than mu है बॉडी स्लाइड करेगा. अगर tan theta less than mu है बॉडी स्लाइड नहीं करेगा. अच्छा जब बॉडी स्लाइड नहीं करता तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा? तो फ्रिक्शन मैक्सिमम थोड़ी ऐड करेगा. फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए जितना जरूरी है उतना ही ऐड करेगा. दैट इज mg sin theta. ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे. ठीक है. अच्छा अगले अपना आप देखें, ये टर्निंग की बात है और टर्निंग में आप देख लीजिए पहले कुछ बेसिक बातें. एक बात ये है जैसे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में आपको ये बात समझनी चाहिए. एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कहाँ होता है? बॉडी को टर्न कराना. तो बॉडी को टर्न कराने के लिए इधर एक्सेलरेशन होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? v स्क्वायर अपॉन r. इवन अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से भी इस पे टर्न करती है, it has variable acceleration. Circular motion is an example where velocity is variable, acceleration is variable, linear momentum is variable, force is variable, only kinetic energy is constant. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको आप कहते हो, इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है. क्यों? अभी यहाँ जब टॉप पे रहेगा तो इधर का एक्सेलरेशन है, यहाँ पे रहेगा तो एक्सेलरेशन इधर है. ये बताओ v स्क्वायर भाई यहाँ तो है, लेकिन उसके डायरेक्शंस क्या हो रहे हैं? चेंज. फिर से मैं कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन. क्यों? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज वेरिएबल. ये पॉइंट. अच्छा दूसरी बात, अच्छा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर. और वेक्टर फॉर्म में दिस इज ओमेगा क्रॉस v. तो ये ओमेगा क्रॉस v भी होता है. अच्छा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? स्पीड को चेंज करना. और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वास्तव में होता है dv by dt. तो ये है आपका ओमेगा क्रॉस v से आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है. तो ये है. और नेट एक्सेलरेशन क्या होती है? नेट एक्सेलरेशन ac और at का सम होता है. तो ये आपका नेट एक्सेलरेशन है. टर्निंग की जहां तक बात है तो भाई देखो ऐसा है, अगर फ्लैट टर्निंग करानी है तो आपको मालूम है अगर फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस इस पे इधर जो फोर्स होगा दैट इज फ्रिक्शन, उसी को प्रोवाइड करना है तो क्या? mv स्क्वायर अपॉन r. देयरफॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? mu mg. तो mu mg मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? mv स्क्वायर अपॉन r. ये फ्लैट टर्निंग की बात है जहां पे सरफेस एकदम फ्लैट हो बट सरफेस में फ्रिक्शन है. तो therefore v should be less than or equal to what? mu g r. ये फ्लैट टर्निंग की बात है. अगर बैंकिंग है सरफेस में तो देखिए बैंकिंग वाले सरफेस के लिए इधर क्या हो गया? mg हो गया, इधर नॉर्मल रिएक्शन है और डेफिनेटली ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा. तो आपको ये पॉइंट देखना है. This is theta. This is 90 minus theta. It is theta. It is theta. अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, न्यूटन्स लॉ में ये भी बात होती है कि फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करना चाहिए. तो भाई सबसे पहले न्यूटन्स लॉ यूज करने के लिए ये जानना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किधर है. फोर्सेस को सबसे अच्छा होता है वैसे तो इस फोर्सेस को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, बट जब किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस भी लेने पड़ेंगे. क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सबसे आसान होता है फोर्स को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करें। जैसे यहाँ पे क्या है, एनजी भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये ऐसे रोड है, ये रोड है, ये रोड ये ऐसे टर्न कर रही है। तो जब ये रोड ऐसे टर्न कर रही है तो सेंटर सर्किल का इधर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर रिक्वायर्ड है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करो और वर्टिकल एक्सेलरेशन फोर्स को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। ये बताओ n cos थीटा किसके इक्वल हो गया, n cos थीटा is nd और n sin थीटा बताओ तो क्या लेगा, this will provide what, nv square upon r। तो what is tan theta, tan theta is v square upon rd। then what is v under of what, rd tan theta। ये इसको ऑप्टिमम स्पीड ऑफ टर्निंग भी बोलते हैं। अच्छा फ्रिक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई अगर यहीं पे फ्रिक्शन है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अरे भाई फ्रिक्शन है तो डेफिनेटली अब क्या होगा, फ्रिक्शन भी ऐड कर देगा, इस डायरेक्शन मान लो फ्रिक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए म्यू एन का cos थीटा, ठीक है, म्यू एन का cos थीटा और म्यू एन का sin थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n cos थीटा get balanced by mg plus mu n sin थीटा। इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं भाई। ये बॉडी ऊपर की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगी, ऊपर की ओर स्लाइड फ्रिक्शन इधर ऐड करेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की टेंडेंसी n cos थीटा के ऊपर और n का sin थीटा, n का sin थीटा प्लस mu n cos थीटा this प्लस mu n cos थीटा प्लस mu n cos थीटा। ये बिल के बताओ क्या प्रोवाइड कर देंगे, mv स्क्वायर अपॉन r। इनको आप जब सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, इट इज इक्वल टू, यहां से आप ध्यान से देख सकते हो, ये इनको टर्म्स को v स्क्वायर अपॉन rg will come out equal to what, it is यहां से हो जाएगा, it is sin theta plus mu cos theta upon cos theta minus mu sin theta। तो यहां से आ जाएगा v is equal to under root of rg into tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta। ये फाइनली किस फॉर्म में लिख देते हैं, v is equal to what, we can write v is equal to under root of rg tan theta plus phi। इस फॉर्म में आ जाता है v is equal to under root of rg। पर्टिकुलरली तीन रिलेशन आ गए, v is less than vgr and v is equal to under root of rg tan theta, और एक रिलेशन v is equal to under root of, ये मैक्सिमम स्पीड है टर्निंग की, इससे कम स्पीड से पॉसिबल है, इससे ज्यादा स्पीड से पॉसिबल नहीं। तो ये आपका सर्कुलर मोशन के बारे में, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीजें जानते हैं, बस उनको रिवाइज करने का पर्पस था, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस वापस लाना, मेनली अपना कंसर्न है क्वेश्चन सॉल्व करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसको भी आप डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।